नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा का फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी भी फॉर्म भर चुके होंगे, सभी परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। तो आपको देखिए बाज़ार में बहुत से बाज़ारों किताब आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर डिसीजन करना है कि कौन सी किताब से पढ़ी जाए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए यहाँ पर जो विज्ञापन निकला हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको JCRT यानी जैक की जो किताब बनी हुई है उसी किताब को पढ़ना है। तो आप सभी JCRT जैक की किताब से तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो जिनके पास JCRT जैक की किताब है तो किताब से अवश्य पढ़ लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए हम यहाँ पर हर किताब को यानी JCRT का 6 to 10 तक का आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिल रहा है। तो आप सभी अगर चाहते हैं घर बैठे अच्छे से तैयारी हो और वहाँ पर जो है आपका अच्छे मार्क्स भी आए, कम प्रश्न पढ़ें और अधिक यहाँ से प्रश्न भिड़े, तो उसके लिए बस एक ही विकल्प है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। ठीक है, JCRT टेक्स्ट बुक या जैक का मॉडल पाठ्यक्रम को आप सभी यहाँ से देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। तो अभी देखिए इसकी कीमत 1,000 रुपये थी, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों के मांग को देखते हुए इसकी कीमत अभी 500 रुपये कर दी गई है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको जो है 100% पास होने की गारंटी रहेगी। तो आपको यहाँ पर सारा कुछ जो है आपकी सुविधा को देखते हुए सारा PDF, सारा नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ों की तैयारी आपको करवाई जा रही है, वो भी JCRT टेक्स्ट बुक से, जो कि आपको 100% भिड़ना ही है। यहीं से प्रश्न ज़्यादा करके आएगा। तो आप कहीं भी जुड़े हैं यहाँ से जुड़ने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। परीक्षा में 2 दिन भी समय बचा है तो नोट्स लेकर अवश्य पढ़ लीजिएगा। चले चलते हैं महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 8 का क्लास 8 का एक्सरसाइज 9 को कवर करने वाले हैं। किसके? एक्सरसाइज 9 और विज्ञान सेक्शन को। यदि इसके पहले आपने क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 से, एक्सरसाइज कितना से 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 8 तक के एक्सरसाइज को नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए अगर आप 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, किसका? 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए GS सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। किसके अंतर्गत? GS सेक्शन के अंतर्गत काम कर रहा है। ठीक है, और यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेक्शन आपके लिए जो है यहाँ पर काम करने वाला है आपका यहाँ पर विज्ञान। ठीक है, किसका? विज्ञान और गणित जो पढ़ना है उसके अंतर्गत काम कर रहा होगा। तो देखिए आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आप क्या कीजिएगा, JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर बाय चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जैक की किताब होती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैक जो एग्ज़ाम लेता है ना, जैक जो एग्ज़ाम लेता है वो जैक का टेक्स्ट बुक से लेता है, बाहर कहीं से नहीं लेता है। अगर आप कहीं भी जुड़े हुए हैं और बाहर का जो पढ़ रहे हैं तो आप उसको तो देख रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ से जैक का जो टेक्स्ट बुक का ये जो नोट्स जा रहा है ना, इसको आप एक बार ज़रूर लेके पढ़ लीजिएगा। आपको बता देते हैं एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न अगले बार हर बार आ रहे हैं। तो आप जैक का किताब देखना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर मिनिमम आप 6 to 10 तक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। कितना? 6 to 10 तक का जितना भी JCRT का सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर आपको वही करवा रहे हैं, सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर सारा PDF, वीडियो और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी करवा दे रहे हैं। वो भी कितने में? तो सिर्फ 500 रुपये में। तो अभी कभी आप अवश्य जुड़ जाइएगा ऑफर में, नहीं तो फिर आपको आगे बढ़ सकता है इसका प्राइस। ठीक है, देखिए प्रश्न है वे वस्तुएं, प्रश्न क्या कर रहा है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताना है। क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, या यहाँ पर देखिए आपका दिया है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, या अदीप्त वस्तुएं क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रदीप्त वस्तुएं होती है। कौन सी वस्तुएं होती है? प्रदीप्त वस्तु के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ये आपका देखिए जो है यूपी टेट में, यूपी टेट जो हुआ था उसमें अभी तक एक बार आया हुआ है, और जो असम टेट हुआ ना, असम टेट 2, उसमें भी एक बार आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह के यहाँ पर पूछे जाते हैं और वो भी JCRT NCERT से ही सारे राज्यों में आते हैं। तो आपका भी इसी तरह का प्रश्न आएगा, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें प्रदीप्त वस्तु कौन है? इसमें प्रदीप्त वस्तु कौन है आपको बताना है। ठीक है, इसमें प्रदीप्त वस्तु कौन है, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें प्रदीप्त वस्तु कौन है? सूर्य है। क्या है ऑप्शन? सूर्य है, तारे हैं, आग है, या सभी है। ठीक है, इसी तरह का ऑप्शन है। अब आप इसमें देखिएगा
प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता क्या है, अभी आपको बताया गया है प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता क्या है। तो प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताइए सूर्य जो है उसको प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। तो ये सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। तारे को भी प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए यह भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और आग अगर लग जाए तो वो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसलिए यह भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, सभी, इसमें सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न कहाँ आया, तो ये प्रश्न देखिए सीजी टेट में आया। कहाँ आया, सीजी टेट में। और कहाँ आया, यूपी टेट में आया, ठीक है। तो दोनों प्रश्न, ये प्रश्न आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उससे कहते हैं दीप्त, प्रदीप्त, अदीप्त या कोई नहीं, ठीक है। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम लोग अदीप्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। इसमें कौन अप्रदीप्त, इसमें कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। इसमें कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं में क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले होते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं में भी क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ लग जा रहा है, अप्रदीप्त। क्या लग जा रहा है, अप्रदीप्त, यानी जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उनको प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जैसे दिया है चंद्रमा, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। लकड़ी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ये ठीक है। और यानी इसमें हो जाएगा सभी, यानी इसमें हो जाएगा सभी, ठीक है। तो इसमें आपको सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु या सतह से टकराकर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु या सतह से टकराकर प्रकाश की किरण, जब किसी वस्तु या सतह से टकराकर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का चुंबकीय प्रभाव या कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसको देखिए हम लोग समझते हैं बारीकी से, ठीक है, इसको बारीकी से समझते हैं ना। देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है कोई माध्यम है, एक माध्यम है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। प्रकाश की किरण ये जो है हवा का माध्यम मान लीजिए, और ये जो है नीचे जल का माध्यम है, ठीक है। कौन सा माध्यम है, जल का माध्यम है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आती है और ये माध्यम यहाँ से बटा हुआ है, इस पर पड़ती है और हवा के माध्यम से आ रही है, और ये हवा के माध्यम में ही वापस लौट जाए, हवा के माध्यम से आई और हवा के माध्यम उसी माध्यम में वापस लौट गई यहाँ दर्पण से टकराकर, समतल दर्पण से। तो इस घटना को क्या कहते थे, जिस माध्यम से कोई वस्तु आती है, प्रकाश आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा। लेकिन अगर ये प्रकाश किरण आ रही थी और ये दूसरे माध्यम में आ जाए, ये दूसरे माध्यम यानी किससे, हवा से होते हुए जल में आ जाए, दूसरे माध्यम में आ जाए, तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, परावर्तन अपवर्तन में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो जब प्रकाश की किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश का परावर्तन है, और जब दूसरे माध्यम में आ जाए तो प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तन के नियमानुसार होता है। परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है आपको बतलाना है, ठीक है। आइए परावर्तन के नियमानुसार को देखते हैं। देखिए परावर्तन के नियमानुसार सबसे पहले समतल दर्पण लेते हैं। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, और बीच में हम लोग देखिए यहाँ दोनों के बीच में एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण जिस ओर से आती है, प्रकाश की किरण
और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है तो ये आपतित होती है। क्या होती है? प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो आपतित होती है, तो इसको कहते हैं आपतन कोण। और उसी माध्यम में लौट जाती है तो ये परावर्तित होती है, तो परावर्तित होती है तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर परावर्तन का नियम हम लोग कहेंगे। तो परावर्तन के नियमानुसार क्या हो जाएगा, अब आप देख लीजिएगा। तो परावर्तन के नियमानुसार क्या हो जाएगा, इस माध्यम से आए, इस माध्यम में लौटा, ये हुआ, ये शुरू बार प्रकाश पड़ती है किरण पर तो ये आपतित होती है, इसलिए आपतित किरण कहते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, परावर्तित हो गई तो परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, तो जितना कोण आई होता है, याद रखिएगा, जितना कोण आई होता है उतना ही कोण आर होता है। यानी आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर भी कह सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण भी इसमें कह सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, आपतित किरण आई बराबर आपतन कोण आई बराबर कोण आई, कोई नहीं। तो ये तो कोई कोण आई और कोण आई नहीं होता है, कोण आई बराबर कोण आर तो गलत है, आपतित किरण परावर्तित किरण होता है ये भी गलत है। यानी आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही किया हुआ है। ठीक है, प्रश्न आए हुए हैं आपके, ये सभी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है, आपको बताना है कि इसमें परावर्तन का कौन नियम है। ठीक है, तो देखिए परावर्तन का नियम आप यहाँ पर देख लीजिएगा, परावर्तन का नियम क्या होता है, दोनों नियम को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक समतल दर्पण है, इस पर किरण आई तो ये आपतित हुई और यहीं से उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित किरण हो गया, जो शुरू बार पड़ता है आपतित किरण, और जो वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और बीच में एक अभिलंब होता है। तो आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण आई कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं आर कहते हैं। ठीक है, नियम यही कहता है, पहला नियम है परावर्तन का, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए यहाँ अगर वो बिंदु है तो आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, और आपतन, ये तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्लियर हो गया। और दूसर का नियम क्या कहता है, दूसर का नियम कहता है कि जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। तो परावर्तन के दो गो नियम है, परावर्तन का यही दो नियम है। ठीक है, तो देखिए पहला है परावर्तन का नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्लियर हो गया, जो पहला बार होता है हमने। दूसरा क्या था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये भी सही है। और तीसरा क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर, इसी को यहाँ पर क्या किया है, सिंबल में लिखा हुआ है। तो तीनों बिल्कुल सही है, तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो अब देखिए नीचे क्या है, सभी है, एक ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, सभी का भी दिया हुआ, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, डायग्राम से भी बता दिए। अगला है, जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। ठीक है, जब 0 डिग्री होता है तो उनके द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले की संख्या कितनी होती है, प्रश्न पूछा गया था। तो जब 0 डिग्री होता है तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है, याद रखिएगा। यूपी टेट में आया है और सीजी टेट में आया हुआ है, बिहार टेट में भी ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, 7 होगी, 5 होगी या 2 होगी, क्या होगी आपको बतलाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर 7 है। क्या है, 7 है बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या। नेक्स्ट है, जब दो समतल दर्पण द्वारा उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। जब 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 5 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा जब 60 डिग्री का कोण बनेगा तो इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री हो तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा, 3, 5, 7 या अनंत। ठीक है, जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री होगा तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी, कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, जो हमारा श्वेत प्रकाश है कितने रंगों का मिश्रण है, 3, 5, 7 या 9। ठीक है, श्वेत प्रकाश जो है हमारा वो आपको 7 रंगों का मिश्रण है, हमारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं,
वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन या कोई नहीं। जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है तो इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 6, 7, 8 या 9। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है आपको बताना है। ठीक है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, समान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए, समान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर निकट बिंदु आपका ठीक है तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति को पढ़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति को पढ़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। जैसे आँख से, चाक्षु माने आँख हो गया, आँख से जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको पढ़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? ब्रेल, क्रेन, ट्रेन, ब्रेन। कौन सा है? तो ब्रेल लिपि के द्वारा जो होते हैं, चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति जो होता है वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। उनके लिए सबसे आवश्यक साधन जो है वो आपका ब्रेल है। ठीक है, क्या है? ब्रेल है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया आपको बताना है। लुईस ब्रेल, पुइस ब्रेल, दीर्घ ब्रेल या कोई नहीं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया है। प्रश्न ये भी आए हुए हैं, सीजी टेट में एक बार पूछा गया है, ओपी टेट में एक बार पूछा गया है और असम टेट में एक बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु पैटर्न होते हैं? जो ब्रेल लिपि पढ़ने वाले होते हैं उनका पैटर्न बनाया हुआ रहता है, उसमें कितना पैटर्न होता है जिसे हाथ से छू करके सभी लोग यहाँ पर चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 63। कितना होता है आपका? 63 पैटर्न होते हैं। कितने होते हैं? 63 पैटर्न होते हैं। नेत्रदान मृत्यु के बाद कितने घंटों तक किया जा सकता है? नेत्रदान मृत्यु के बाद कितने घंटों तक किया जा सकता है? 10 से 12 घंटा, 8 से 10 घंटा, 15 से 20 घंटा, 4 से 6 घंटा। ठीक है, कितने देर तक किया जा सकता है, कितने घंटों तक किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटा के अंदर किया जा सकता है। कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? कौन व्यक्ति जो है अगर नेत्रदान करना भी चाहे तो नेत्रदान नहीं कर सकता है, वो कौन है? एड्स पीड़ित व्यक्ति, हेपाटाइटिस या हैजा से पीड़ित व्यक्ति, रेबीज या टिटनेस वाला व्यक्ति या सभी। ठीक है, तो देखिए जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति हेपाटाइटिस या हैजा से ग्रसित है वो भी नहीं कर सकता है, रेबीज या टेटनस वाला वो भी नहीं कर सकता है, यानी ये सभी व्यक्ति नेत्रदान करने के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब व्यक्ति चाहते हुए भी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। दो समतल दर्पण के बीच कोण पता रहने पर प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दो समतल दर्पण है, अगर उसके बीच का कोण पता है तो प्रतिबिंब की संख्या पता करने का यहाँ पर आपको ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि उसके पहले आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सा चीज़ आपको बताया गया जो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ट्रिक को देख लीजिएगा। प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है कितना? प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बाई थीटा। कितना होता है प्रतिबिंब की संख्या जब बताना है? तो 360 डिग्री बाई थीटा। ठीक है, यदि 360 डिग्री बाई थीटा को हल किए और विषम संख्या हो, अगर का हल यदि विषम संख्या हो तो मान वही रहेगा। ठीक है, मान वही रहेगा। और यदि 360 डिग्री बाई थीटा का हल सम संख्या हो तो मान में से एक घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 360 डिग्री बाई थीटा करेंगे और उसके बाद देखना है कि इसका जो हल आ रहा है वो सम आ रहा है या विषम आ रहा है। ठीक ना, अगर यहाँ पर हल जो है विषम संख्या आया तो मान वही रहेगा, लेकिन सम संख्या आया तो मान उसमें से एक घटाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम होती है, याद रखिएगा प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम होता है,
यदि दो समतल दर्पण के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? आपको प्रश्न बताना है। दो समतल दर्पण के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो आपको अभी बताया गया था प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बाई थीटा, हुआ ना? 360 डिग्री बाई थीटा। थीटा कितना देखिए दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री ले लिए तो 1 0 1 0 कट गया, 3 से कितना हो गया? 12। 12 है ना? 12 इस सम है कि विषम बताइए? सम है। 12 सम है, तो सम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। सम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। तो 12 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया गया है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बाई थीटा। 12 आया। अब इसकी संख्या बताना है तो यहाँ पर 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ था, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। विषम संख्या है तो मान वही रहेगा, विषम संख्या है तो वही रहेगा, और सम संख्या है तो मान एक में से 1 घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यदि दो समतल दर्पण के बीच बना कोण 45 डिग्री हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, तो हम प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बाई थीटा। यहाँ हम काटे तो कितना आया? 8 आया। 8 है ना? 8 क्या चीज़ है बताइए? सम संख्या है, सम संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होगा? जब सम होगा तो उसमें से 1 घटाइएगा, तो 8 माइनस 1 बराबर 7। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? जब सम है तो घटाना है, विषम है तो नहीं घटाना है, क्योंकि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा किस में देना है? आपको विषम में देना है। तो ऊपर प्रश्न था जो आपको ऐसा लगा होगा कि इसे टिक किया गया है, तो नीचे इसीलिए हमने आपको इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। चलिए अब देखिएगा, यदि दो समतल दर्पण के बीच बना कोण 60 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 360 बट्टे थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री करेंगे तो 60 छक 360 हो गया, ये 6 आ गया। ठीक है, 6 कौन सी संख्या है बताइए? तो 6 सम संख्या है। 6 सम संख्या है, तो सम संख्या जब आए तो उसमें से हम एक को 1 घटा लेना है, तो 6 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 5। यानी प्रतिबिंब का संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग सभी को इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्रश्न बार बार आता है। चलिए एक और प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण के बीच बना कोण 72 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होता है? 360 डिग्री बटे थीटा। थीटा मतलब कोण, कोण कितना दिया हुआ है? 72 डिग्री दिया हुआ है ना? 72 पच्चे कितना होगा बताइए? 360 डिग्री होता है ना? काट लीजिएगा आप, जैसे भी काटिएगा 5 आएगा। अब बताइए 5 विषम संख्या है कि सम संख्या है? ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब आए तो उसको घटाना नहीं है, वो जितना आए वही आंसर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? 5। क्लियर हो गया ना? प्रतिबिंब की संख्या 5 होता है। तो देखिए, सम संख्या होने पर 1 घटाना है और विषम सम संख्या होने पर 1 घटाना है, विषम रहने पर वही रहेगा। क्लियर हो गया? तो आज का यही सेक्शन था, आप सभी इसको देख लीजिएगा, हो सके यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आ जाए। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।